नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारह है अकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए भी एक परीक्षा दर्शन सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान की। तो दोस्तों, आज हमारे 14वीं क्लास, तो इससे पहले हमारी 13 क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के इतिहास में हम बात कर रहे हैं। हमने बात की दोस्तों, जो उत्तराखंड में पवार वंश है या फिर उसको हम परमार वंश भी कहते हैं, तो परमार वंश के बारे में बात की। तो परमार वंश के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर गोरखाओं का शासन आता है गढ़वाल में। तो गढ़वाल में जब गोरखाओं का शासन आता है, तो इसके बाद क्या होता है, टिहरी रियासत का उदय होता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो गढ़ राज्य की पुनर्स्थापना होती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 14 14 मई 1804 को क्या होता है दोस्तों, फुलबुड़ा के मैदान में क्या होता है, फुलबुड़ा के मैदान में क्या होता है, युद्ध होता है। किस किस के बीच में ये होता है दोस्तों, आपका प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न शाह वर्सेस गोरखाओं के बीच में। इसके बीच में प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। जिसमें ये जो प्रद्युम्न शाह है दोस्तों, ये क्या होता है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम जो है मैंने आपको बताया था, प्रीतम शाह, जिसको क्या होता है, गोरखा जो होता है अपने सांस लेकर पकड़ के। और एक होता है दोस्तों कौन, सुदर्शन शाह। कौन होते हैं, सुदर्शन शाह। जो सुदर्शन शाह है दोस्तों, ये कहाँ चला जाता है, ये आपका हरिद्वार भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, ये हरिद्वार भाग जाता है। तब 14 मई 1804 को क्या होता है, फुलबुड़ा के मैदान में युद्ध होता है गोरखाओं से। जिसके बाद क्या होता है, जो गढ़वाल है आपका, गढ़वाल में दोस्तों गोरखाओं का शासन होता है। 1790 में कुमाऊं 1790 से तो कुमाऊं का शासन कर ही रहा था गोरखा। इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 1804 में यहाँ पर गढ़वाल में भी गोरखा क्या करते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अक्टूबर की बात आती है। अक्टूबर 1814 में क्या होता है दोस्तों, 1814 में क्या होता है, सुदर्शन शाह क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, तब यहाँ पे ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग से मदद मांगता है। इनसे क्या करता है, मदद मांगता है कि जो गोरखा है, गोरखाओं के विरुद्ध मतलब क्या करो, गढ़वाल में सेना भेजो। मतलब वहां पे क्या है, ये अपने क्या सीधी सी बात है कि ये क्या कर रहा था, जो इसकी खोई हुई सत्ता थी, उसको ये क्या कर रहा था, पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था, पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। कौन, सुदर्शन शाह। ठीक है, तो सुदर्शन शाह क्या कर रहा था, फिर से क्या बोलते हैं, पुनः सत्ता प्राप्त करना चाहता था। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो यही से होता है दोस्तों, यही रियासत का उदय होता है। ठीक है। तो 1814 की बात बताई मैंने। इसके बीच में क्या होता है कि सुदर्शन शाह जो है वो कहाँ कहाँ पर रहता है, वो आपका हरिद्वार के कनखल में रहता है। कनखल में शरण लेता है। कनखल के बाद वो आपका बरेली में शरण लेता है। ठीक है, वो हर अलग अलग जगह पे यहाँ पे शरण लेता है। अपने जो राज्य है उसको वहां पर पुनः प्राप्त करना था। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप पहले करेंगे टिहरी रियासत का उदय। ठीक है, तो यहाँ पर आप डालेंगे क्या, टिहरी रियासत, टिहरी रियासत का उदय। अब टिहरी रियासत क्या है, ठीक है। तो सुदर्शन शाह क्या करता है, जो सुदर्शन शाह है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों सुदर्शन शाह के बारे में। सुदर्शन शाह, जो ये सुदर्शन शाह है दोस्तों, ये आपका जो पवार वंश है, इसको पवार वंश का क्या है, ये 55वां शासक है। ये पवार वंश का ही है। ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका जो पवार वंश है, पवार वंश का 55वां शासक है। और इसका जो अगर हम बात करें, कार्यकाल की बात करें दोस्तों,
इसका कार्यकाल बताया गया है 1815 से लेके दोस्तों 1859 तक का। 1815 ईस्वी से लेके इसका जो रहता है 1859 ईस्वी तक का इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। ठीक है, ये थोड़े से इसके बारे में पॉइंट हो गए। तो क्या होता है जो सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह मैंने आपको बताया ये खोई हुई सत्ता को प्राप्त करना चाहता था। इसका जो इसने कहा बरेली में भी रहा, आपका कनखल में रहा, इसने कनखल में भी कुछ दिन इसने क्या किया, निवास किया। तो क्या है सर, 1809 से 1811 के बीच की बात है इसने जहाँ पर मतलब बरेली में निवास किया। तो इसके इसकी एक क्या बोलते हैं, इनका एक मुलाकात होती है। इनकी मुलाकात किससे होती है, इनकी मुलाकात होती है कैप्टन हियर्सी के साथ। कैप्टन हियर्सी से दोस्तों इसकी क्या होती है, मुलाकात होती है। ठीक है, ये कौन था, ये एक एंग्लो इंडियन था जिसकी मुलाकात होती है, इसके साथ सुदर्शन शाह की मुलाकात होती है हियर्सी के साथ। ठीक हो गया। कहा जाता है कि जो हियर्सी है, हियर्सी को क्या किया इसने दोस्तों, इसने क्या किया, जो इसका दून और चंडी परगना है, कौन सा दून, वो जो चंडी परगना है, चंडी परगने को उसने क्या किया, चंडी परगने क्या किया, इसको 3005 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 3005 रुपए में क्या किया, बेच दिया। इसमें सुदर्शन शाह ने, इसका इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों इसकी जानकारी हमें मिलती है एक बुक से जिसका नाम है वैली ऑफ टून। क्या है, बुक का नाम है आपका वैली ऑफ डून की नाम की एक पुस्तक है जिसमें इसका जिक्र हुआ है। क्या हुआ है, जिक्र कहीं हुआ है इसका, वैली ऑफ डून पुस्तक में हुआ है। ठीक है, वैली ऑफ पुस्तक डून में इसका क्या हुआ है कि सुदर्शन शाह है, इसने कैप्टन हियर्सी के साथ इसकी मुलाकात हुई और इसने डून और जो चंडी परगना है उसको 3005 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। और ये जो वैली ऑफ डून है पुस्तक किसकी है, ये है दोस्तों आपकी ए आर गिल की पुस्तक है। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, ए आर गिल की पुस्तक है। तो कहा जाता है कि जो ये कहानी है मात्र एक मतलब कल्पना मात्र है, कि मतलब कल्पना है कि इस पुस्तक में क्या बताया गया, जो सुदर्शन शाह के जो पूर्वज है ना, उनके जो नाम है वो अशुद्ध बताया गया है, मतलब कि उसका कोई मेल जोल नहीं है। ठीक है, इसको एक कल्पना मात्र बताया गया है। एक यहाँ पे एक जनरल नॉलेज के बारे में, जो जनरल नॉलेज था मैंने आपको बताया कि जो वैली ऑफ दून पुस्तक है, यहाँ से पेपर में आ सकता है कि जो वैली ऑफ दून पुस्तक है वो किसकी है, वो ए आर गिल की पुस्तक है। ठीक है, जिसमें हमें हो सकता है प्रश्न बन जाए कि जो दून को चंडी पर अगर 3005 भेज दिया गया था कैप्टन हेरिस को, इसका जिक्र किस पुस्तक में मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए वैली ऑफ दून में इसका जिक्र मिलता है, जो कि ए आर गिल की यहाँ पे क्या है, पुस्तक है। ठीक हो गया। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, यहीं पे तो ये जो सुदर्शन शाह है दोस्तों, सुदर्शन सुदर्शन शाह के बारे में अगर हम बात करें, ये टिहरी रियासत का कौन है, पहला शासक है। टिहरी रियासत का पहला शासक कौन है, तो वो है दोस्तों आपका कौन, सुदर्शन शाह। ठीक है, जिसने क्या किया, राजधानी, राजधानी क्या बनाई, तो राजधानी पहले कहा कि श्रीनगर है, तो राजधानी दोस्तों इसने कहा कि, तो राजधानी इसने टिहरी में बनाई। कहाँ बनाई, टिहरी में। टिहरी में कहाँ पर है, भागीरथी व भिलंगना के संगम पर। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर इसने क्या बनाई, ये अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, कब बनाई, तो दोस्तों 28 दिसंबर, कब, 28 दिसंबर 1815। ठीक है, 1815। तो पहले जो टिहरी, जो यहाँ पर जो टिहरी था दोस्तों, ये टिहरी क्या था, ये मतलब ये धुमार और मछुआरों की एक बस्ती थी, एक वीरान जगह हुआ करती थी। ठीक है,
तो ये क्या हुई थी, एक वीरान जगह हुआ करती थी जहां पे ये अपनी राजधानी बनाई इनने। और जो टिहरी है, तो टिहरी की जो नगर की जो राशि थी वो सिंह राशि थी कहा जाता है। तो टिहरी शहर के लिए ज्योतिषों ने एक मतलब भविष्यवाणी की थी, एक अल्प आयु की इसकी क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 28 दिसंबर 1815 रुपए 1815 की। ठीक है। तो इसने क्या किया, टिहरी में दोस्तों, टिहरी में 700 रुपए में, इसमें 700 रुपए में इसने क्या किया, इसने 30 छोटे छोटे मकान बनवाए यहाँ पे। क्या किया, 30 छोटे छोटे घर बनवाए, जिनको प्रति वर्ष इसने कितने में दिया, प्रति वर्ष 3 रुपए किराए में दिया। ठीक है। जिनको प्रति घर, प्रति घर 3 रुपए प्रतिवर्ष किराए पर दिया। 3 रुपए प्रति वर्ष किराए पर दिया। ठीक है। प्रति वर्ष का क्या इसने 3 रुपए किराए पर दिया। और जो हिरी स्थापना दिवस है, आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेना है कि हिरी स्थापना दिवस, जो क्या कहा जाता है उसको, रेस्टोरेशन डे। रेस्टोरेशन डे, रेस्टोरेशन डे किसको कहा जाता है, जो रेस्टोरेशन डे है दोस्तों, इसको कहा जाता है, किस कौन से दिन को कहा जाता है, जो टिहरी स्थापना दिवस है। टिहरी स्थापना दिवस है, जो टिहरी स्थापना दिवस है, इसको रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो फिर 4 मार्च 1820 ईस्वी की बात है। 4 मार्च 1820। ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है 4 मार्च 1820 को क्या हुआ था। तो 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि हुई। इसके बीच में सुदर्शन शाह और ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार के मध्य संधि हुई। सरकार के मध्य संधि हुई, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने, जिसमें जिसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने टिहरी गढ़वाल में, वहां पे टिहरी गढ़वाल में दोस्तों राजा सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह सुदर्शन शाह और उनके जो वंशज हैं, वंशजों का अधिकार स्वीकार किया। क्या किया, जो उनके वंशज है, वंशजों का अधिकार क्या किया, स्वीकार किया। ठीक है। स्वीकार किया। और जो इन्हें यहाँ पे इनका अधिकार को स्वीकार किया, इसके बदले में क्या हुआ, जो सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह यहाँ पे क्या देता है दोस्तों, कि विपत्ति के समय अंग्रेज सरकार की सहायता करने का क्या करता है, वचन देता है। ठीक है। सहायता करने का यहाँ पे क्या देता है, इसके बदले में वचन देता है। इसके बाद 1824 ईस्वी में क्या होता है, 1824 ईस्वी में रवाई को, रवाई रवाई का परगना जो होता है, जो रवाई का परगना है, रवाई का जो परगना है दोस्तों, इसको टिहरी राज्य में शामिल कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, टिहरी राज्य में शामिल, परगना टिहरी राज्य में शामिल किया जाता है। अब ये क्या जाता है दोस्तों, आपका 1824 ईस्वी में। ठीक है। 1824 ईस्वी में टिहरी जो रवाई परगना है, इसको टिहरी रियासत में शामिल किया जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि जो आपका इस टाइम पे क्या था, कुमाऊं कमिश्नर कौन था, 3 मई 1815 में क्या था, कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया था। 3 मई 1815 में क्या होता है कि जो ई गाड़ियों को,
इसको ई गार्डनर को कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। और 1816 में दोस्तों, 1816 में कौन ट्रेल ट्रेल जो ट्रेल है वो ट्रेल का बन जाता है, ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर बन जाता है। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त। ठीक है, तो जो पहले क्या बनता है, पहले जो पहला वो है, पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन है, ई गार्डनर है। ठीक हो गया। और जो ये ट्रेल है, जो ये ट्रेल है दोस्तों, ये ट्रेल क्या करता है, ट्रेल 1816 में क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें जो नागपुर के परगने में टिहरी गढ़वाल की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल की जो सीमाएं है उसको निर्धारित करता है। टिहरी गढ़वाल की सीमाओं को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। 1820 ईस्वी में ब्रिटिश ब्रिटिश एक पर्यटक है, कौन पर्यटक है, पर्यटक क्या नाम है इसका, इसका नाम है मूर क्राफ्ट। मूर क्राफ्ट कहाँ होता है दोस्तों, ये भारत आता है। ठीक है, भारत आता है। जो सुदर्शन साहा को क्या कहता है दोस्तों, सुदर्शन साहा को उनके कला प्रेम के कारण, कला प्रेम के कारण क्या कहता है, ठीक है, कलाविदों का शिरोमणि कहता है। क्या कहता है, कलाविदों का शिरोमणि। किसको कहा गया है कलाविदों का शिरोमणि, तो दोस्तों सुदर्शन साहा को। इसको कहा गया है, सुदर्शन साहा को कहा। ठीक है, कौन कहता है, मूर क्राफ्ट जो है दोस्तों, ये कला प्रेम के कारण कलाविदों का शिरोमणि किसको कहता है, सुदर्शन साहा को कहता है। ठीक है, और सुदर्शन साहा दोस्तों, तो जो सुदर्शन साहा है, सुदर्शन साहा ने 1857 की, जो 1857 ईस्वी की क्रांति, जो क्रांति होती है, तो क्रांति को विफल करने में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, करने में ब्रिटिश सरकार का क्या दिया था, सहायता की थी, सरकार की सहायता की थी, सहायता की थी। ठीक है, सन 1857 ईस्वी में क्या होता है कि जो सुदर्शन साहा है, ये क्या करते हैं, ये दोस्तों ब्रिटिश सरकार की मदद करते हैं। और इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार इनको जो बिजनौर प्रांत है, कौन सा, बिजनौर प्रांत देने की बात करती है कि इसको क्या है, बिजनौर, जो बिजनौर प्रांत है उसको देना चाहती थी। लेकिन जो सुदर्शन शाह है उसको दोस्तों क्या चाहिए था, श्रीनगर, श्रीनगर और देहरादून चाहिए था। श्रीनगर और देहरादून क्या था, चाहते थे, लेना चाहते थे। लेकिन अब तक जून, जो मैंने आपको बताया था, जो शासन का है वो 1859 ईस्वी तक का है। 1859 ईस्वी में क्या होता है, सुदर्शन साहा की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 1859 में सुदर्शन साहा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सुदर्शन साहा के कार्य के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देना, सुदर्शन साहा के कार्य। सुदर्शन साहा के कार्य, तो सुदर्शन साहा ने क्या क्या करवाया, तो सुदर्शन साहा ने दोस्तों क्या किया, पहले ही तो आपको लिखना है सुदर्शन साहा के कार्य में, इनने टिहरी में एक राजभवन बनाया। तो राजभवन, राजभवन बनवाया, कौन सा, इसके कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, पुराना दरबार। क्या कहा जाता है, पुराना दरबार
सन 1848 ईस्वी में। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों ग्रामीणों की व्यवस्था के लिए कमीन और सेना की नियुक्ति की। कमीन वो सेना की नियुक्ति की। कमीन और सेना की नियुक्ति की। और इनकी जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो चित्रकार मौलाराम है, मौलाराम और उनके शिष्य चैतू और मालकू को आश्चर्य दिया। क्या किया? मौलाराम व उनके शिष्य उनके शिष्य चैतू व मालकू को क्या किया? आश्रय दिया। प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है कि चैतू व मालकू इनके शिष्य थे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनेगा कि जो चैतू और मालकू है वो किनके शिष्य थे? मौलाराम के शिष्य थे, या फिर मौलाराम के शिष्यों का क्या नाम था? चैतू व मालकू नाम था। ठीक है। और सुदर्शन साहा का दोस्तों एक है समाचार ग्रंथ। समाचार ग्रंथ की क्या किन्ने रचना की, जिसमें क्या है? 7 खंड है। जिसमें 7 खंड है। जिसमें क्या किया? 7 खंड है। इसमें सुदर्शन साहा ने इसमें सुदर्शन साह ने स्वयं को क्या कहा गया है? स्वयं को सूरत कवि कहा गया है। सूरत कवि के नाम से संबोधित करता है। ठीक है, स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित क्या करता है? सूरत कवि के नाम से क्या करता है? संबोधित करता है स्वयं को। ठीक है। और सुदर्शन साहा ने दोस्तों एक बताया जाता है कि जो सुदर्शन साहा है, सुदर्शन साहा ने ब्रिटिश अधिकारी फ्राइडन या फिर फ्रेजर की जान बाघ से बचाई थी। कहा जाता है कि जो सुदर्शन साहा है दोस्तों, ये अपने साहस और वीरता के लिए भी प्रसिद्ध था। तो तो अंग्रेजों का जो एक दल है वो क्या होता है, और सुदर्शन साहा क्या होते हैं? वन में जाते हैं, मुर्गों को आखेट करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं फ्राइडन। फ्राइडन। तो फ्राइडन का क्या होता है दोस्तों? अचानक क्या होता है, एक बाघ के चंगुल में फंस जाता है। तो वहां पे क्या होता है, बोलने जाता है कि जो और लोग थे वो क्या हतबुद्ध हो जाते हैं। लेकिन सुदर्शन साहब अपने प्राणों को खतरे में डालकर क्या होते हैं, अदम्य साहस का परिचय देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो फ्राइडन है या ये जो फ्रेजर है, फ्रेजर की क्या करते हैं, बाघ से क्या होता है, जान बचाते हैं। ठीक है, बाघ से जान बचाई। बाघ से क्या हुई? जान बचाई। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सुदर्शन साहा के बारे में, तो दोस्तों जो सुदर्शन साहा है, जो सुदर्शन साहा है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे? तो सुदर्शन साहा के बाद जो अगला शासक आता है वो है आपका भवानी साहा। कौन है? भवानी साहा। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है भवानी साहा। भवानी शाह की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो भवानी शाह है, भवानी शाह है, ये कौन सा शासक है? यह है दोस्तों आपका 56वां शासक। कौन सा? 56वां शासक है। जिसकी अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, यानी कि बात करें कार्यकाल की बात करें, 1859 से लेके 1871 तक। 1859 में क्या होता है, सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुदर्शन शाह क्या करते हैं, 1857 की जो क्रांति होती है उसमें ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं, इनकी मतलब मदद करते हैं। तो जिसके बदले में जो अंग्रेज उनको बिजनौर प्रांत देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको देहरादून और श्रीनगर का हिस्सा मिले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो शासक बनते हैं वो है आपका भवानी शाह। तो
भवानी शाह की अगर हम बात करें तो भवानी शाह से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें पेपर की दृष्टि से, तो सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह के मरणोपरांत गणराज्य के लिए उत्तराधिकार का युद्ध होता है। क्या होता है? उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उस जो सुदर्शन शाह के छोटे पुत्र है शेर शाह है, ने क्या करते हैं, वो अपने अनुज भवानी शाह को हटाकर कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, कौन, शेर शाह, जो ये शेर शाह है दोस्तों, ये शेर शाह कौन है, ये छोटे पुत्र हैं इसके, सुदर्शन शाह के, तो ये क्या करते हैं, भवानी शाह को हटाकर थोड़े समय के लिए क्या होता है कि ये सत्ता पर बैठते हैं। ठीक है, मतलब सत्ता छीन लेते हैं। इस पर क्या होता है कि तब कुमाऊं कमिश्नर कौन, तब कुमाऊं कमिश्नर होते हैं कौन, रैमजे। कुमाऊं कमिश्नर कौन होते हैं, रैमजे। ठीक है, जो कुमाऊं कमिश्नर रैमजे हैं, ये हस्तक्षेप करते हैं और शेर शाह को गढ़ राज्य से देश निकाला दे देते हैं, और मतलब टिहरी रियासत से क्या होता है, इनको देश निकाला दे दिया जाता है, और भवानी शाह जो है इनको गद्दी में बैठा दिया जाता है। और ये जो भवानी शाह है दोस्तों, भवानी शाह ही गढ़वाल या फिर पवार वंश के 56वें शासक है, और टिहरी रियासत के दूसरे शासक बनते हैं। इनके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो मैंने आपको कार्यकाल बता दिया, 1859 से लेकर 1871 तक इनका क्या है, कार्यकाल है। ठीक हो गया। तो इसके बाद भवानी शाह की बात करें तो दोस्तों, तो भवानी शाह में क्या होता है, इनके कार्यकाल की बात कर ली हमने, तो जो भवानी शाह है ये साधु प्रवृत्ति के थे। क्या थे? ये साधु प्रवृत्ति के शासक थे। ठीक है, साधु प्रवृत्ति की वजह से इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था गुणदेवी। ठीक है, गुणदेवी इनकी माता का नाम था। और जो भवानी शाह है दोस्तों, भवानी शाह ने क्या किया था, फ्रेडरिक विलियम को, इसको, फ्रेडरिक विल्सन को, सॉरी, भवानी शाह ने सन 1860 ईस्वी में फ्रेडरिक विल्सन, फ्रेडरिक विल्सन को क्या होता है, फ्रेडरिक विल्सन को वनों का ठेका देता है। ठीक है, वनों का ठेका फ्रेडरिक विल्सन को कौन देता है, भवानी शाह देता है। कब देते हैं, 1860 ईस्वी में देते हैं। और इनमें दोस्तों 1862 ईस्वी में क्या होता है, 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में, वहां पर देवप्रयाग में क्या करते हैं, एक संस्कृत पाठशाला बनवाते हैं। संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला बनवाई। ठीक है, संस्कृत पाठशाला क्या होती है, ये बनवाते हैं। ठीक हो गया। और इन्होंने दोस्तों क्या किया, सन 12 आना बीसी एक नमक भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था, मतलब भू व्यवस्था हुई थी। कब, 1861 में। आपको यहाँ पर लिखना है, 1861 में क्या होता है दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेंजे ने रवाई क्षेत्र में 12 आना बीसी, ठीक है, 12 आना बीसी नामक भूमि व्यवस्था, इनकी भू व्यवस्था हुई थी, या फिर लागू की थी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। में क्या होता है, 12 आना बीसी, 12 आना बीसी नामक भू व्यवस्था, नामक भू व्यवस्था। ठीक है, अब आई 12 आना बीसी जो भू व्यवस्था है, कब की है, यह है आपका 1861 की, 1861। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद आपका जो अगला राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं, वो है आपके ताप शाह, प्रताप शाह। प्रताप शाह की बात करते हैं, तो जो प्रताप शाह है दोस्तों, प्रताप शाह है, जो पवार वंश के कौन से राजा है, हम 7 राजाओं की बात कर रहे हैं, तो ये 57वें शासक हैं। जिनकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो ये 1871 से लेके 1886 तक का इनका क्या होता है, शासन काल रहता है। ठीक है, तो प्रताप शाह से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
इनसे जो प्रश्न बनता है वो यह बनता है कि वह कौन सा शासक है जिसने अपने नाम का, अपने स्वयं के नाम से शहर बसाने की प्रक्रिया यानी कि प्रथा शुरू की थी। ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना अपने नाम, यानी कि अपना अपना नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, स्वयं के नाम से, स्वयं के नाम से शहर बसाने की प्रथा प्रथा शुरू की। और ये कौन थे? ये पहले शासक है जिन्होंने दोस्तों क्या किया, स्वयं के नाम से शहर बसाने की प्रथा शुरू की है। और इन्होंने दोस्तों 1877 ईस्वी में क्या होता है, प्रतापनगर की क्या करते हैं यहाँ पे, प्रतापनगर नामक शहर की यहाँ पे क्या करते हैं, नगर की मतलब जो प्रतापनगर नामक नगर की नींव रखते हैं, नगर की नींव रखी। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है वह कौन सा शासक है, वह पहला कौन सा शासक है जिसने स्वयं के नाम से शहर बसाने की प्रथा शुरू की, तो आपका उत्तर होगा प्रताप शाह है। और प्रताप शाह ने दोस्तों की टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा यानी कि अंग्रेजी भाषा के स्कूल की स्थापना की, लिख सकते हैं आप। और या फिर आप लिख सकते हैं कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी, आपका होगा प्रताप शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी दोस्तों, यह आपका कौन, प्रताप शाह है। और प्रताप शाह ने टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली। टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली, इसलिए प्रताप शाह ने प्रताप ने प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली। और उन्होंने दोस्तों टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की, पुलिस विभाग की स्थापना किसने की दोस्तों, ये की आपका प्रताप शाह ने। और सन 1873 ईस्वी में क्या होता है, एक भूमि व्यवस्था करवाई, क्या करवाई, एक भूमि व्यवस्था करवाई, करवाई कौन सी व्यवस्था, भूमि व्यवस्था करवाई, जिसे चूला प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसे दोस्तों जूला पैमाइश के नाम से जाना जाता है। जूला पैमाइश, जूला पैमाइश के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। और आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, प्रताप शाह ने दोस्तों क्या किया, दिल्ली में न्यायालय भवन का निर्माण करवाया। न्यायालय भवन का निर्माण किसने करवाया, प्रताप शाह ने कराया, जिसे चीफ, जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता था, चीफ कोर्ट कहा जाता था। ठीक है। और प्रताप शाह ने दोस्तों क्या किया, टिहरी, मसूरी, टिहरी, मसूरी व श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण करवाया, राजमार्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। सन 1883 में, सन 1883 में वर्नाकुलर, वर्नाकुलर, सॉरी, एंग्लो वर्नाकुलर, एंग्लो
वर्नाकुलर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की। मिडिल स्कूल की स्थापना की। ठीक है। राज्य को क्या किया? राज्य को 22 भागों में विभक्त किया, यानी कि 22 पट्टियों में विभक्त किया। पट्टियों में विभक्त किया और 22 पट्टियों के लिए अलग अलग कारदार की नियुक्ति की थी। जो कारदार है दोस्तों, ये पटवारी के समान है। ठीक है, किसके समान है? पटवारियों के समान होते थे। पटवारियों के समान होते थे। ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कीर्ति शाह के बारे में। कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। और अगले वीडियो में जो हमारी अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हमारा क्या होगा कि जो गढ़वाल का पवार वंश है, परमार वंश बोलो तो या फिर पवार वंश बोलो दोस्तों, इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।